So hello everyone, welcome to Lavanya classes. The topic that we are going to cover today is Van 't Hoff factor, and it is one of the more complex topics in our course that the student find difficult to understand. So we are going to simplify the topic for you. So what is Van 't Hoff factor? The Van 't Hoff factor offers insight on effect of solutes on the colligative property of solution. वेंट ऑफ फैक्टर जो रहता है यार, वो सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इसकी थोड़ी हमें जानकारी देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक सॉल्यूट जब आप घोलते हैं तो अगर वो एक नॉर्मल सॉल्यूट है तो वो ना तो डिसोशिएट होगा ना एसोशिएट होगा, और इन दैट केस आपने जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोची थी आपको वहाँ पर उतनी ही वैल्यूज़ मिलेंगी, तो कोई वहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा। बट यहाँ इफ़ अ सॉल्यूट डिसोशिएट और एसोशिएट देन द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। आप जितनी वैल्यू फॉर्मूला बेसिस पर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ उनसे थोड़ी डिफ़र करेंगी। देयरफॉर उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए द वॉन 't Hoff फैक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, it can be defined as the ratio of concentration of particle formed when a substance is dissolved to the concentration of the substance by mass। मतलब इसमें क्या रहता है, हमको देखना होता है कि नंबर ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू फॉर्म। ठीक है, उनका रेशियो ही रहता है हमारा वॉन 't Hoff फैक्टर। तो यहाँ सीन ये है कि आपके जितने वहाँ पर सब्सटेंस के पार्टिकल फॉर्म होने वाले थे एक्चुअल में उससे कम या ज़्यादा पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वॉन 't Hoff फैक्टर इज जनरली ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 फॉर सॉल्यूट्स दैट आर आयनिक। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के लिए तो आपका वॉन 't Hoff फैक्टर 1 रहेगा, बिकॉज वहाँ पर आपका कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है। तो वॉन 't Hoff फैक्टर 1 नहीं रहता है इफ द सॉल्यूट इज व्हाट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दो बातें हो सकती है हमारी, इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन दोनों की वजह से ही वॉन 't Hoff फैक्टर आया है। तो एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में वाली बात मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ कि एसोसिएशन में तो हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जर्व किया हमने मोलर मास वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है, और ऐसे ही डिसोसिएशन में जो मोलर मास हमने ऑब्जर्व किया वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आता है। वुड बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और यहाँ पर वॉन 't Hoff फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, डिसोसिएशन में आपकी 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है वॉन 't Hoff फैक्टर की। ठीक है, ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन एंड 1 फॉर नीदर। अगर कुछ नहीं होता तो वैल्यू 1 रहेगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। अब क्या रहा कि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होती है, लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये आप वर्बली समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, देयरफॉर जो प्रॉपर्टी है वो भी कम आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है कॉलिगेटिव only depends on the number of solute particles। therefore अगर association होगा then there would be lesser number of particles available for the property। तो कम अगर particles होंगे तो property भी कम होगी। similarly for dissociation अगर particles ज़्यादा होंगे तो property भी ज़्यादा होगी, because there would be more number of particles present to affect the colligative property। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि association में property घट जाती है, ठीक है, expected से, और डिसोसिएशन में प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का केस देख रहे हैं और आपने देखा कि बाय फॉर्मूला आप जो एलिवेशन का टेम्परेचर निकाल रहे थे वो 1 डिग्री सेल्सियस था, बट अगर आपका एसोसिएटिव कोई सॉल्यूट वहाँ पर डला हुआ है तो वहाँ पर 1 डिग्री से कम इंक्रीमेंट आएगा टेम्परेचर में। सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन आप 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.2 1.3 मान सकते हैं आप राइज इन टेम्परेचर या फिर एलिवेशन इन टेम्परेचर। समझ गए होंगे। आगे अगर मैं चलूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आखिरकार क्यों हुआ था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज। अब इस स्लाइड में हम देखना चाहेंगे कि आखिर मोलर मास में वेरिएशन कैसे आया, हम उस बात को देखना चाहेंगे। मोलर मास वेरिएशन में होता ये है कि आप जो वहाँ पर सॉल्यूट डाले हुए हैं उसका मोलर मास बाई चांस आपको नहीं पता है, वो एक अननोन सॉल्यूट है,
तो हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पर फॉर्मूला में बाकी सारी वैल्यूज़ को जानते हुए हम मोलर मास की वैल्यू फाइंड कर लें और हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर ये सॉल्यूट है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मोलर मास की वैल्यू 179 पॉइंट समथिंग या 180 पॉइंट समथिंग आती है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ मैंने ग्लूकोज यूज़ किया है। तो ये मेथड मोलर मास कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है, इफ़ द सॉल्यूट डिसोशिएट्स और एसोसिएट्स देन द मोलर मास वुड नॉट कम टू बी एग्जैक्ट। आपका मोलर मास कम, ज़्यादा, दुगना, तिगुना, हाफ, 1/3 ऐसा आएगा। तो उसका रीज़न ये है कि द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू मल्टीपल आयंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि भाई डिसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। और आप ध्यान रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यानी कि मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतने ही अमाउंट में थोड़े कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो मोलर मास आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है आपकी किसमें, डिसोसिएशन में, तो मोलर मास आपका क्या होगा, इट वुड बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर्मूला से कि आपका मोलर मास निकल के आएगा 140, लेकिन वहाँ जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए और फिर आपने वैल्यू से डेटा से फाइंड किया तो आपको वैल्यू 140 से कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डिसोसिएशन। सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन आपको वो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी 140 से, बिकॉज एसोसिएशन में देयर वुड बी डिक्रीज इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू इफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर अगर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट चुकी है तो ड्यू टू द इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आपकी जो वैल्यू है मोलर मास की वो निकल के आएगी हायर देन योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि डिसोसिएशन में मोलर मास आपका कम निकल के आता है एंड एसोसिएशन में हमें जो मोलर मास मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये देयर आर 3 फॉर्मूलाज गिवन टू कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और 3 तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। आप नॉर्मल वाले मोलर मास और एबनॉर्मल वाले मोलर मास का डेटा ले लीजिए, ठीक है। आप इसको नॉर्मल और ऑब्जर्व भी कह सकते हैं कि नॉर्मल उसका कितना था रियल में और आपने ऑब्जर्व कितना किया, तो आपको मिल जाएगा आई, ठीक है। ऐसी आप ऑब्जर्व करी गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपने फॉर्मूले से निकाला था कि आपका डेल्टा टी भी 1 डिग्री आने वाला था और वहाँ पर एक्चुअल में कितना आ गया 1.2, तो इससे आप निकाल सकते हैं क्या, अपना वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, और इससे जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, ग्रेटर देन 1। और ये मैं केस भी किसका बता रहा था, ये केस में बता रहा था आपको डिसोसिएशन का, आगे समझेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे वायबल मेथड रहता है कि आप पार्टिकल जो एक्चुअल नंबर में है उनको ले लें और डिवाइड कर लें आप एक्सपेक्टेड नंबर वाले पार्टिकल से, ठीक है। यानी कि आपने एक्सपेक्ट किए थे कि वहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, बट ड्यू टू डिसोसिएशन वहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स हो गए। देन आप क्या करेंगे, 200/100 कर देंगे। एक्चुअल 200 हुए और एक्सपेक्टेड आपके 100 थे, तो 200/100 से आंसर आएगा आपका 2, एंड वहाँ पर आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका एसोसिएशन में वो मान लीजिए 50 हो गया, तो आपका एसोसिएशन में जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी हाफ। समझ गए होंगे अच्छे से। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम यूज़ करके निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ओपन, जाइए पूछिए, जितना हो सकता है एजुकेशन को ग्रहण कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर देख चुके हैं, डिसोसिएशन में 1 से ऊपर आता है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका ये जो FeCl3 था, क्या रहता है आपका FeCl3, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है। FeCl3 डिसोशिएट होता है किसमें, एक Fe के आयन में और 3 क्लोराइड आयन्स में, तो टोटल आयन कितने हो गए, 4, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना था आपका, एक्चुअल में निकल गया 4। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 ही होगा, लेकिन वो 1 ने टूट के कितने बना लिए, 1 से भले 4, देयरफॉर द आई वुड बी 4, ठीक है। ऐसे आपके इन सॉल्ट्स में MX के 2 टुकड़े होंगे, M नाइट्रेट के भी 2 टुकड़े होंगे, M सल्फेट के भी 2 टुकड़े होंगे, ऐसी MX2 M क्लोराइड के भी 3 टुकड़े होंगे, M ऑक्साइड के भी 3 टुकड़े होंगे, 2 M के और 1 O का। ऐसे आपके M नाइट्रेट के इस वाली के भी 3 टुकड़े होंगे। तो जितने पार्ट्स में वो ब्रेक हो रहा है आपका आई उतना ही आ जाता है अगर डिसोसिएशन 100% हुआ हो,
ठीक है। अगर आपका डिसोसिएशन 100 में से 100% होता है तो आपका आई की वैल्यू 2 आ जाएगी अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो। लेकिन जनरली कभी भी डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% नहीं होते, और ये बहुत बुरी बात है यार, क्योंकि इसकी वजह से न्यूमेरिकल टफ हो जाते हैं। अगर 100% होते तो आप विदाउट पेन एंड पेपर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने एसोसिएशन के। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन हम देख सकते हैं कि वन टॉप फैक्टर 1 से कम आता है। जैसे आपका बेंजोइक एसिड जो होता है वो डाइमराइज हो जाता है। आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है? C6H5COOH। और यार इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बाद में ये जुड़ जाते हैं और एक डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, इनका क्या बन जाता है? डाइमर। ओके, C6H5COOH का होल ट्वाइस मीन्स इसका क्या बन चुका है? इसका डाइमराइजेशन हो चुका है, ये दोनों जुड़ चुके हैं। एंड नाउ दे विल एक्ट एज वन। 2 से भले 1 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 की जगह 1 काम करेगा, पर ये भले नहीं है क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को आखिर घटा देंगे। और अगर आपका नॉर्मल कोई सॉल्यूट है, नॉर्मल कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका जो वैल्यू है वो 1 आएगा। इन केस ऑफ यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब जनरली क्या नहीं होते, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं, एसोशिएट नहीं होते हैं ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो हर कोई होता है, तो ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होते हैं। इनका जो वन टॉप फैक्टर है वो भी 1 आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं वो ये है कि अगर आपका क्या होता है, आपका होता है डिसोशिएशन, तो आपके शुरू में कोई एक रिएक्टेंट था और उससे आपके n प्रोडक्ट्स बने, A ने टूट के n प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है? तो आप मान लेंगे कि आपके पास शुरू में A का 1 मोल था, ठीक है, या जितने दिए होंगे आप उतने मान लीजिएगा, और आपके प्रोडक्ट तो 0 होंगे शुरू में। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हमें ये बताता है कि एक में से आखिर कितने आपके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोशिएट हुए हैं, कितने पार्टिकल्स ने रिएक्शन करी है। तो यहाँ पर डिसोशिएशन हुआ है तो 1 में से अल्फा खर्च हो गए। अगर अल्फा खर्च होते हैं तो 1 के खर्च होने पे n मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो अल्फा के खर्च होने पे n अल्फा मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। आराम समझ सकते हो। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपका क्या होगा, यहाँ पर इसके तो बचे 1 माइनस अल्फा और इसके बचे n अल्फा। इक्विलिब्रियम जब आपका डिसोसिएशन रुक जाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता था, वहां पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और आपके टोटल पार्टिकल उस पॉइंट पर कितने हैं? ये प्लस ये 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये हैं आपके एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वहां पर पाए जाएंगे। बट आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप तो सोच रहे थे रिएक्शन होगी ही नहीं, तो आपके कितने रहते? 1, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? इतने। तो आई वुड बी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको या इसको, ये इसी का दूसरा फॉर्म है। इसको मैंने रीअरेंज करके अल्फा की वैल्यू निकाल डाली है, खुद से करके देखिएगा, ना है तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल रही है, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ से आपको क्या है, देखो आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी कि वो कितने पार्टिकल्स में टूटा है। आपको या तो अल्फा देगा या i देगा, या आप अल्फा निकाल पा रहे होंगे या आई निकाल पा रहे होंगे। तो अल्फा आई में से एक पता कीजिए, दूसरा इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो ये है इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस, टू फाइंड ईदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टू फाइंड ईदर द वन टॉप फैक्टर। ठीक है, तो ये उनके बीच का एक कोरिलेशन है। अब बात करते हैं हम अगर किसकी? एसोसिएशन की। तो मान लीजिए एसोसिएशन में आपके n मॉलिक्यूल्स A के जुड़ के बना लेते हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ने जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाया। तो यहाँ भी मान लेता हूँ मैं, शुरू में इसका 1 मोल था और प्रोडक्ट का 0 मोल था। अब क्योंकि अल्फा इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो इसके अल्फा खर्च होंगे, तो वहाँ पर अल्फा अपॉन n बनेंगे। इसे थोड़ा समझ लेते हैं यार। इसके 3 पार्टिकल्स जुड़ के अगर एक बनाते हैं, तो अगर इसका 1 खर्च होगा तो उसके कितने बनेंगे? 1/3। ठीक है, वैसा 1/3 मॉलिक्यूल का भी बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आपने 100 खर्च किए वो भी गलत है। अगर आपने 90 खर्च किए तो आपके 30 बन जाएंगे, यानी कितने भी खर्च करो उसके 1/3 बनते हैं। तो अगर आप अल्फा खर्च करोगे तो उसके कितने बनेंगे? अल्फा अपॉन n, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, n मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा से बने अल्फा अपॉन n। टोटल कर लीजिए दोनों का, तो कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसका मैं डिवाइड किससे लगा दूंगा यार? इसका डिवाइड लगा दूंगा 1 से, क्योंकि इनिशियल मेरे पे कितने मॉलिक्यूल्स थे? 1। तो यहाँ से भी आपकी आई की वैल्यू कितनी आ गई?
थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से मेरी आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन एन। सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी तो आपको एल्फ़ा की वैल्यू ये मिल जाएगी, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बड़ी आसानी से एक को पता करके दूसरा पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दिया। ये टॉपिक तभी समझ में आता है जब हम इसके क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, और इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और अगर आप इसके क्वेश्चंस करना सीख गए तो आप अच्छे से एक क्वेश्चन सिक्योर कर रहे हैं अपने बोर्ड में। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई नीड मोर स्टूडेंट्स देयर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।